मैग्नेटिक वेव के लिए सबसे पहले उन लोगों ने आपको चेक करो कि पार्ट 1 के अंदर पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चैप्टर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया। ओके, और तभी भी मैंने आपको मैक्सवेल की जो इक्वेशन उसकी आपको इंफॉर्मेशन दी थी, यार फिर से बता रहा हूँ कि डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन हमने अब तक कंप्लीट किए हैं। इससे आप मुझे ये सब के आंसर देना शुरू कर तो पता चलेगा। इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, इंटीग्रेशन ई इंटू डी एल, इंटीग्रेशन बी इंटू डी ए, इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। ये कौन कौन से रूल है? फर्स्ट रूल ई इंटू डी ए, कौन सी इक्वेशन? फ्लक्स, गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस, फ्लक्स भी लिख सकते हैं हम, फाई या सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन 0। ओके, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स या गॉस इक्वेशन। सेकंड ई इंटू डी एल, पोटेंशियल, माइनस वी लिखना पड़े, माइनस होगा तो पोटेंशियल, यहाँ माइनस लिखा तो वी, यहाँ माइनस वी, ये इसको डब्ल्यू भी लिखते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, मतलब वर्क, किसी भी चार्ज पे हम वर्क करेंगे किसी एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन लेने के लिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाली लाइन इंटीग्रेशन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इंटीग्रेशन इज कॉल्ड वर्क, या माइनस वी तो पोटेंशियल भी हो सकता है। ओके, थर्ड बी इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी अलग है, सही बात है, इसमें बताया, इसमें मतलब इसको मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये मैग्नेटिक, लेकिन इसकी आंसर ये कौन सा इक्वेशन है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी आंसर ऑलवेज 0 होती है। हाँ, इसकी आंसर ऑलवेज क्या होती है? सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लास्ट में, ये एम्पियर सर्किटल लॉ जिसको म्यू 0 इनटू आई समेशन है, सब लिखते हैं। ये जो ऐसे डिफरेंट फंडामेंटल जो भी रूल है उसके ग्रुप बनाई मैक्सवेल, इसकी ग्रुप बनाई। आपको पता है कि जब फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले ऑस्टर्ड की ऑब्जर्वेशन मैंने एक्सप्लेन की थी, और ऑस्टर्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वायर से करंट पास से सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो स्टेटमेंट भी उसने खुद ने वर्ल्ड को नहीं बताया था, सभी साइंटिस्ट को उसके असिस्टेंट ने बताया था कि ऑस्टर्ड के पास ऐसी ऑब्जर्वेशन है। जब ये ऑब्जर्वेशन सबको पता चली, बाद में सबने जो स्टार्ट किया फोर्थ फिफ्थ चैप्टर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है विद इन 3 मंथ्स मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगी। 3 मंथ्स, बास आउट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, सब कुछ 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो गया था। तब मैक्सवेल ने डिसाइड किया कि आप ऑस्टर्ड की इक्वेशन से चेक करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप सेपरेट नहीं कर सकते। फर्स्ट चैप्टर से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन फिजिक्स के अंदर है, साइंस के अंदर 600 ईयर बीसी, मैग्नेटिक फील्ड 650 ईयर बीसी, अप्रोक्सीमेट दोनों 600 ईयर पहले से थे। ओके, और ऑस्टर्ड की जो इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से 1820 के अंदर मिली थी, तो इतने साल तक 2400 ईयर तक नहीं पता था कि ये दोनों फील्ड ओके को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों फील्ड इंडिविजुअल है, ऐसा ही सब मानते थे, मतलब दोनों कंबाइंड है। सही बात, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो पता नहीं था, लेकिन ऑस्टर्ड के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम सेपरेट नहीं कर सकते, एक जगह दोनों मिलेंगे। तब मैक्सवेल ने अलग से काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की फंडामेंटल इक्वेशंस, मैग्नेटिक फील्ड की फंडामेंटल इक्वेशंस की लिस्ट बनाई, ग्रुप बनाया, और बाद में उन्होंने ऐसे चेंज लाना शुरू कर दी कि जिससे आपको पता लगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों के लिए इक्वली हम इसको यूज कर सके, इक्वली। ओके, ऐसी ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया है जिसको मैक्सवेल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लोगों ने बताया कि ऐसी, मतलब उन लोगों ने एक इंफॉर्मेशन दी कि जो दोनों फील्ड के लिए कॉमनली यूज कर सके, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इस तरह के इक्वेशन की ग्रुप बनाने के बाद जिसको कॉमनली दोनों के लिए जब यूज करना शुरू किया ना, तो हर बार कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो बहुत सारे साल तक तो मेरे ख्याल से मैक्सवेल ने सब इक्वेशन मर्ज करने के बाद एक नई थियरी देने के लिए टाइम यूज किया, नंबर ऑफ ईयर निकल गए, और बाद में जब इसको प्रैक्टिकली यूज करना शुरू करेंगे, मतलब जो इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक दोनों में काम में आ सके इस टाइप का, तो उसके पास ये टाइमिंग नहीं थी।
उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के जो मेजर साइंटिस्ट थे उनको बताया कि मैंने इस टाइप की एक मतलब एक्सप्रेशन दी है, एक थ्योरी बताई, मतलब कैलकुलेशन पार्ट बताया कि जो इक्वेशन आप दोनों के लिए कॉमनली यूज कर सकते हैं। आप चेक करके बताओ कि जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आती है या 100% राइट है, क्योंकि इतने टाइम नहीं थे कि सभी इक्वेशन को प्रैक्टिकली प्रूव करके दे। तो डिफरेंट साइंटिस्ट्स को अपनी मतलब रिसर्च के अंदर इसको यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और बाद में सभी ने बताया कि नहीं, इक्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ लेफ्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, हर इक्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ बाकी रहता है। और वो टर्म जब उसने कैलकुलेट करके चेक की तो उसको पता चला कि हर इक्वेशन के अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा, और उस टर्म के लिए उसने नाम लिया डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सपोज आपके पास दर्पण हो, तो उन्होंने लास्ट इक्वेशन जो मैंने लिखा है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट के तौर पे भी लिख के दिया है कि म्यू जीरो, उसने लिखा IC प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई अपॉन डी डी। ये जो एडिशन हुई ना वो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, ये जो एडिशन हुई वो इससे हुई है, क्योंकि म्यू जीरो IC एंड म्यू जीरो, ये पोर्शन, ओके, इक्वेशन तो यहां तक ही था, B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई, ओके। सो म्यू जीरो IC प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन डी डी। ये करेक्शन जो है वो मैक्सवेल ने दिया था, और उस करेक्शन को डिस्प्लेसमेंट करंट बताया गया। इसको क्या बताया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट के द्वारा। सो हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ चेंज है, हर इक्वेशन के अंदर जो एडिशन हुई उसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट दिया, और सभी इक्वेशन में इस टाइप की टर्म ऐड करने के बाद जो इक्वेशन मिलता है कॉमनली यूज कर सकते हैं। मतलब मैक्सवेल ने जो बताया 100% राइट। उसने सबसे पहले एक रिलेशन दी जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की थी, लेकिन उसने जब ये काम कंप्लीट किया, काम कंप्लीट करने के बाद मतलब वो रिसर्च कंप्लीट करने के बाद एक स्टेटमेंट और दिया कि जो मैंने मतलब मैक्सवेल ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उस इक्वेशन से, मैक्सवेल ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उस इक्वेशन से, ओके, नेचर में कोई फिनोमिना होनी चाहिए, नेचर में कोई फिनोमिना होनी चाहिए। अब कितने साल के बाद तो उन्होंने वो कैलकुलेशन दी, डिफरेंट साइड उसने प्रैक्टिकली इसको कंप्लीट करके दिया, तब तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड हुआ। अब वो प्रूव करना कि मैक्सवेल के इक्वेशन से नेचर में बहुत सारी फिनोमिना, कुछ फिनोमिना है जो उसके इक्वेशन के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये पूरी एक्सप्रेशन के बाद मेरे ख्याल से 32 या 35 ईयर के बाद फैराडे ने जब ये मेरे ख्याल से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली जब प्रैक्टिकल थी ना, उस प्रैक्टिकल से उनको पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक वाली प्रैक्टिकल, फैराडे नहीं, हर्ट्ज ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक्सप्लेन किया था। उसने क्या बताया कि दो प्लेट के बीच, अब सपोज दो प्लेट है, उसको चार्ज करना है तो रेडिएशन पास करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन है। तो उसने चेक किया जब अल्ट्रावायलेट लाइट पास करने से एक प्लेट पॉजिटिव बनती है, एक प्लेट नेगेटिव बनती है, तो दोनों के बीच की स्पार्क की इंटेंसिटी बढ़ती है, स्पार्क की इंटेंसिटी क्या बढ़ती है। और इस फिनोमेना से बाद में उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लैब के अंदर सबसे पहले जनरेट किया, सबसे पहले किसने? हर्ट्ज, ओके, लैब के अंदर ये वेव कंप्लीट किया 1985 होगा, सॉरी 1885 अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से वही है। तब ये उसने वेव्स कंप्लीट करके दिए, मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन ये कंप्लीट हुई, ये जो इंफॉर्मेशन हुई उसके 35 ईयर बाद हर्ट्ज ने बताया कि नहीं, इस टाइप के वेव्स मिलते हैं। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो तो बहुत बाद में पता चला, लेकिन जब उसने सबसे पहले हर्ट्ज ने लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब कंप्लीट किए, प्रोड्यूस किया, तो ये इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में हो गई। तो वर्ल्ड के सभी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी उस टाइप की प्रैक्टिकल हुई, सबने डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो भी बोलना है उस हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की।
हाँ, उस टाइम पे इंडिया में भी 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जगदीश चंद्र बोस ने प्रोड्यूस करके दी थी। मतलब पूरे वर्ल्ड में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज के हिसाब से, हर्ट्ज ने जो कंप्लीट किया था उस हिसाब से। मतलब सभी डिफरेंट कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन या डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लैब में कंप्लीट किए थे। क्योंकि इंडिया में कौन सा हुआ था, इसलिए मैंने रेंज बताया कि वो एमसीक्यू पूछते हैं 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर। किसने कंप्लीट किया था? जगदीश चंद्र बोस। तो बहुत सारे ऐसे तो वेव्स मिले जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन मार्कोनी करके जो साइंटिस्ट था उसने उसको ट्रांसमिट भी किया। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको पास किया। तो बाद में धीरे धीरे ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज्यादा यूज होना शुरू हो गया। ये अच्छी बात है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। और बाद में बताए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जब रेडिएशन मिले तो वर्ल्ड में ऐसे एक मतलब सोचना शुरू हो गई कि आप एक काम करेंगे। सबसे पहले तो इस टाइप के जितने भी रेडिएशन है उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब इसके कोई रूल रेगुलेशन होने चाहिए। तो सभी साइंटिस्ट ने जो भी वर्क किए थे, जो डिफरेंट रेडिएशन उन लोगों ने एक लैब के अंदर प्रोड्यूस किए थे, उससे उन लोगों ने एक लिस्ट बनाई। इतनी कैरेक्टरिस्टिक जो फॉलो करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बात हुई तब पता चला जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और दोनों एक साथ इंक्रीज भी होते हैं और एक साथ डिक्रीज भी होते हैं। आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन के तौर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर इस तरह से होगा तो पहले इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, बाद में डिक्रीज होगा। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ओके, जब ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक की लिस्ट लिखी गई तब उनको पता चला 14 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिस्ट आउट कंप्लीट हुई तब पता चला कि दो चीज ऐसी है जो हम पहले से जानते थे लेकिन उनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सबसे पहले सनलाइट, सनलाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और सेकेंड रोंजन ने जो बताया था वो एक्सरे। ये कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक्सरे मिल चुके थे, अप्रोक्सीमेट वही टाइमिंग है, ज्यादा वो डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब फाइनली हुआ कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है और वो सभी कैरेक्टरिस्टिक सनलाइट और एक्सरे के साथ मैच हो गई, मतलब ये दोनों भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एक और स्टेटमेंट मैक्सवेल का राइट हुआ। तो मैक्सवेल ने बताया था कि सभी इक्वेशन के अंदर करेक्शन करने के बाद कि जो मैं इक्वेशन दे रहा हूँ उससे वर्ल्ड में कुछ सॉरी नेचर में कोई फिनोमेना होनी चाहिए। और वो फिनोमेना कौन सी? तो सनलाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जहाँ होते हैं और दोनों में साइमल्टेनियसली चेंज होता है और वो मैक्सवेल की इक्वेशन के हिसाब से मिलता है। मतलब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। फर्स्ट साइंटिस्ट से दोनों फील्ड को मर्ज करना उसने शुरू किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे पहले के लिए ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन आपको आगे चेक करनी है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ पढ़ेंगे, इसको भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसकी भी जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्या है? इंपॉर्टेंस आउटकम ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन इज existence of electromagnetic wave which represent the combined propagation of the electric and magnetic field in space. क्लियर? मतलब पहली ऐसी वेव जहां ये दोनों फील्ड एक साथ थी और परपेंडिकुलर भी थी, but due to propagation of time wherein the electric and magnetic field electromagnetic wave are the obtained whose speed is equal to the light wave. कैरेक्टरिस्टिक में है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पेस के अंदर मतलब वैक्यूम के अंदर स्पीड लाइट के बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी जी समझो कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करना शुरू हो गया, मतलब मार्कोनी ने बताया कि इसको ट्रांसमिट कर सकता है, बस उस दिन से टेक्नोलॉजी चेंज होना शुरू हो गया। अभी तो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज अभी हम यूज नहीं करते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज अभी चल रही है A to Z सभी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलती है। इससे कम्युनिकेशन इतना फास्ट है। पहले वो टेलीफोन लाइन के अंदर 2 वायर वाली लाइन आती थी जिससे करंट पास होता था और बाद में डेटा एक जगह दूसरी जगह जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि सपोज बाहर एटमॉस्फेयर चेंज होता है, रेनी सीजन होती है, तो वहां अर्थ की सरफेस और स्पेस के अंदर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसमिट होता है। तब वो 2 वायर वाली जो लाइन है इसके ऊपर इफेक्ट होती थी। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के
मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी वाली होती है। तो कभी कभी बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को डैमेज करती है। तब आप पहले बहुत आपने तो चेक किया होगा, नहीं पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा था कि लैंडलाइन फोन ज्यादातर रेनी सीजन में प्रॉब्लम करता था। जैसे उठाएंगे आप किसी की आवाज सुनेंगे या कुछ डिफरेंट आवाजें सुनेंगे, वो सब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती क्योंकि वहां वायर से वो ट्रांसमिशन होता था। अब ऑप्टिकल फाइबर आ गया। ऑप्टिकल फाइबर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंसुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो बाहर के एटमॉस्फेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं करती। ओके। और सेकंड चीज कि इसमें से ऑप्टिकल फाइबर से जो कम्युनिकेशन होता है, जो भी डेटा पास होती है, वो लाइट वेव से होता है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब ग्लास के क्वार्ट्ज से बना होता है, और इसमें जब लाइट एंटर होती है तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब दो वायर वाली लाइन से जो डेटा पास होता है वो डैमेज भी होता था और स्पीड भी नहीं थी। ऑप्टिकल फाइबर जब यूज करना शुरू किया तो इसमें डेटा लॉस बहुत कम हो गया। होता ही नहीं ऐसा वो बोलेंगे, लेकिन फिर भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन डेटा लॉस नहीं होता। और सेकेंड चीज क्या है कि स्पीड बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो जो डेटा है वो लाइट की स्पीड से जाएगी। इसलिए जो भी कम्युनिकेशन अब यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट रहेगी। ओके। सो ये लिख के दिया है, थर्ड पैराग्राफ पढ़ो तो लिखा है उसमें in 1885 scientists had produced the electromagnetic wave in laboratory. ओके। और बाद इसका प्रॉपर यूज टेक्नोलॉजी में बाद में यूज शुरू हो गया। अभी जो भी चीज है आपके पास या जो भी कम्युनिकेशन है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। और इसलिए हमको सबसे पहले तो उसकी 14 कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। ओके। क्या उन्होंने बताया कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, और बाद में ओके बाइफर्केशन जो दिया कि कौन कौन से वेव हम अभी रूटीन लाइफ में यूज करेंगे। मतलब आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ना हो तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और सपोज इंफॉर्मेशन के तौर पे देना हो तो उन लोगों ने आपको 8 नंबर क्वेश्चन में राइट द मैक्सवेल इक्वेशन करके दिया है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं अभी तक पूछा गया। सिलेबस में था तो भी नहीं पूछा था, एमसीक्यू में भी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थी डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, लेकिन मेजोरिटी जो आपको होगा वो कैरेक्टरिस्टिक और जो बाइफर्केशन दी वो, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ना, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस। वो भी आपको पूरी प्रोसीजर लिख के नहीं दी उन लोगों ने, पूरी प्रोसीजर उसने लिख के नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन तौर पे दिया। उसे बता कि जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में बताया है कि जब चार्ज एक्सेलरेट होता है, मैक्सवेल ने भी बताया था, मैक्सवेल ने सबसे पहले दिया था कि जब चार्ज एक्सेलरेटरी मोशन करता है ओके, तब वो अपनी एनर्जी लॉस करता है, मतलब प्रोड्यूस एमिट करता है। जब एनर्जी एमिट होगी तो वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे होगी। ओके। इसका मतलब जब चार्ज मतलब स्टेडी चार्ज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये एमसीक्यू में बहुत बार गुस्सेट एग्जामिनेशन है। स्टेडी चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो चार्ज मोशन करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। और सपोज हाँ, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो जाएगा तो ये दोनों की मैग्नेट मतलब कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, टाइम के साथ वेरिएट नहीं होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज जाता है तब, लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेटरी मोशन करेगा मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो दोनों फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर। और एक चीज और भी है कि एज पर एग्जांपल कि चार्ज, हम जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट एनर्जी देंगे तो हीट एनर्जी देंगे मतलब क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स है उसकी मोशन इंक्रीज होगी। मोशन में क्या होता है, उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ओके। और जैसे 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 वो मतलब हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता जाएगा तो हम जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी कलर भी चेंज दिखती है। पहले भी हमने पढ़ा 11th में कि जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे तो उससे जो भी लाइट आईज का मतलब जो भी लाइट एमिट होती है आई तक जाएगी तो इसका मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होती होगी, इसलिए हमको उसकी कलर चेंज दिखती है। वरना जैसे हीट करेंगे तो कलर चेंज होता है। हाँ, कलर चेंज इसलिए दिखता है हमको कि जैसे जैसे वो, अरे सबसे पहले बताओ कि जब इसको हीट करेंगे तो इनिशियली रेडिश
बाद में ऑरेंज कलर दे जाए, बाद में वो गोल्डन कलर, गोल्डन येलो की तरफ मतलब हो जाएगा। गोल्डन येलो मतलब मैक्सिमम टाइम जैसे सन लाइट में होता है उस तरह की इसकी मतलब कलर दिखती है। तो ऐसा क्यों? कि जब वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी मतलब कहाँ जाती है? वो पार्टिकल के अंदर। पार्टिकल जो है उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। वाइब्रेशन पर सेकंड इंक्रीज होना मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज। इससे 11th में क्वेश्चन था कि मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ होता है उसकी कलर, तो हमने वो बर्नर की फ्लेम और उसकी सब एग्जांपल दी थी। कौन सी कलर में दिखती है बर्नर की फ्लेम? ब्लू या वायलेट? Yes, ब्लू। ब्लू कलर चलेगा, ब्लू कलर हो सकता है। और ब्लू कलर मतलब कम वेवलेंथ या ज्यादा वेवलेंथ? विजिबल रेंज की वेवलेंथ क्या होती है? ऐसा तो इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन फिर से तो हम जानते ही विजिबल रेंज 400 nanometer to 700 nanometer. 400 नैनोमीटर टू 700 nanometer. लेकिन कभी कभी 800 लिखते हैं, तो कौन सी रेंज में लेंगे? अभी ये लोग 700 आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी रेफरेंस बुक जिससे टेक्स्ट बुक लिखी गई है वो 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम बताते हैं। मतलब ये वेरिएशन रहेगा, 7000 8000 कुछ भी रहेगा। अब ये 4000 8000 विजिबल रेंज, एक रेड होगा और एक वायलेट होगा, क्योंकि हमको वही रेंज दिखती है। तो रेड कौन सा, वायलेट कौन सा? 650 nanometer to 700 nanometer rare. 650 नैनोमीटर टू 8000 वाला रेड। लेकिन रेड होगा, 8000 वाला रेड होगा। ओके चलो, ये रेड, ये वायलेट होगा। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो रेड, जिसकी वेवलेंथ कम है वो वायलेट। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? वायलेट। वायलेट। वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। ओके, तो इस तरह से वेवलेंथ की रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज इनवर्सली है। जब भी इस पूरे चैप्टर में लिखना है तो ये दिमाग में रहना चाहिए। और मैंने इसलिए फ्रीक्वेंसी से आपको एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल है जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन वो एमिट करेंगे। पता चला? जितनी फ्रीक्वेंसी ओके, तो उतनी फ्रीक्वेंसी वाली वो रेडिएशन क्या करेगा? एमिट करेगा। क्लियर? और एक चीज और भी है कि स्पेस के अंदर जब ये वाइब्रेशन होगी, एज फॉर एग्जांपल मैं सपोज यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, सपोज एक्स वाई और जेड, तो यहाँ जो मिलेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, बाद में कम होता जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा और डिक्रीज होगा, दोनों परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज जेड। तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर in the direction of propagation also z axis। ओके, तो ये दोनों पर मतलब जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज होगा, दोनों मैक्सिमम हो गया, डिक्रीज हो गया, जीरो हो जाएगा, बाद में डायरेक्शन चेंज। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड उस साइड, पीछे की ओर। यहाँ दिखता है ऐसा कि ऐसे ऊपर लूप की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऊपर क्यों नीचे है? ये इसके साइड में मतलब परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये नीचे नहीं है, ऐसे साइड में है। क्लियर? और उसके बाद जब देंगे तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, अपवर्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक इधर से पीछे की ओर। क्लियर? इस तरह का चेंज अपने आप हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड फील्ड एक दूसरे के आगे परपेंडिकुलर रहेगी। सेकंड चीज इसमें बताया कि ये कंटिन्यू चलता है, मतलब स्लोली स्लोली, मतलब ये जो है वो ऑसिलेशन ही हुआ।
पहले इंक्रीज होना, मैक्सिमम होना, डिक्रीज होना, जीरो हो जाना, बाद में साइड चेंज करना, वन टाइप ऑफ क्या होंगे, वो ऑसिलेशन क्या होंगे, ये क्या होंगे, ऑसिलेशन। देखिए दूसरी चीज कि जब ये प्रोपेगेशन होता है तो उन लोगों ने बताया कि इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, विदाउट मीडियम, मतलब सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अर्थ तक आती है तो लास्ट 32 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो वो अपने आप कंटिन्यूस टाइप की मतलब जो है ऑसिलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा अर्थ तक। ओके, और बाद में सनलाइट एटमॉस्फेयर में भी एंटर होती है ना, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम है, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होता। लोगों ने इस पैराग्राफ में 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर चेक कर उसने लिख के दिया है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो बाद में पता चला, पहले से नहीं पता था ऐसा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, लेकिन उसने लिख के भी दिया है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से उन लोगों ने चेक किया तो 10⁻11 हर्ट्ज इसकी इंटेंस सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या थी, अभी जो भी हम लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो यूज करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करके, सॉरी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दी, इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो उन लोगों ने लिखा 10⁻11 हर्ट्ज। ओके, किस कलर के लिए लिख के दिया चेक करो तो, नहीं 10⁻11 हर्ट्ज टोटल, और बाद में उन लोगों ने येलो लाइट के लिए लिख के दिया 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब 6 × 10⁻14 हर्ट्ज ये क्या हुई, देखो F इक्वल 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस चैप्टर में एक फॉर्मूला आएगी C इज इक्वल टू F लैम्डा, ऐसे तो 11th में भी था V इक्वल टू F लैम्डा करके, V मतलब वेलोसिटी, यहाँ C लिखेंगे मतलब स्पीड ऑफ लाइट, सो लैम्डा इज इक्वल टू F by C, C by F, C by F. C by F. Okay, C 3 × 10⁻8, F की वैल्यू 6 × 10⁻14, फिर 1/2 मतलब 0.5, 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻7, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। ओके, 5 × 10⁻⁻7 किसमें लिखेंगे, मीटर में, तो उसको क्या बताएंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। येलो लाइट के लिए 2 वेवलेंथ होती है, ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, लेकिन एग्जैक्टली येलो लाइट ये 2 वेवलेंथ पे मिलती है, 5890 एंगस्ट्रॉम, 5896 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इस तरह की कैलकुलेशन बहुत मिलेगी कि आपको फ्रीक्वेंसी दिया, वेवलेंथ कैलकुलेट कर दो, वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दो। अब उसी पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा, उन लोगों ने लिखा है कि हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के बाद, आफ्टर सक्सेस ऑफ द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, Jagdish Chandra Bose working at the Calcutta success in the producing the observing the electromagnetic wave to much shorter wavelength. ये बराबर लिखा 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर होना चाहिए, 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। नैनोमीटर होगा सर। नहीं मीटर की बात नहीं बता रहा हूँ, अच्छा नैनोमीटर जो भी है तो आपकी कन्वर्जन के हिसाब से, लेकिन 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किए तो मिलीमीटर में ही था, लेकिन रेंज 25 के बाद 5 to 25 होना चाहिए, 5 to 25। 5 to 25 होना चाहिए। लेकिन वेवलेंथ में बहुत सारी जगह इस तरह से लिखा होगा, क्यों, ऑलवेज वो लोग जो भी चार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यूज करते हैं इसमें कंसीडर वो लोग फ्रीक्वेंसी करते हैं। अब समझो ये मैक्सिमम वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी कम, ये मिनिमम लेवल तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी लो से हायर कर गई, इसलिए वो बहुत बार इस तरह की आपको रेंज लिख के देंगे। लेकिन याद रखना 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर भी चलेगा, ये गलत नहीं है। ओके, एक काम करो, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करो, बाद में
कैरेक्टरिस्टिक टेक या 2-3 जो भी होती है कंप्लीट करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ो फिर तो इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। 9 से प्रिपेयर करना है। सर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड मिल सकती है, अटेन कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एजम्पशन पॉसिबल है क्योंकि ऑब्जर्वेशन में नहीं दिया कभी इससे ज्यादा कोई स्पीड मिल सकती है। लोग मतलब ऐसे ही पता मानते हैं कैसे चला कि इससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है? हाँ पता कैसे चला कि इससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल इसलिए नहीं है, बता रहा हूँ कि ये आइंस्टाइन की जो मास डिफेक्ट वाली इक्वेशन है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिख के दिया है, उस कैलकुलेशन से लिखता है। इसको एब्सोल्यूट मास बताया जाता है और वहां कैलकुलेशन से उसने सी और वी की रेशियो ली है, तो उससे पता, सॉरी वी अपन सी वाली रेशियो है, तो उससे पता चलता है कि सपोज आप ये रेशियो को अंदर वेलोसिटी सी से ज्यादा लेंगे, सी से ज्यादा, जब वो कौन सी मतलब चैप्टर नंबर वो ड्यूअल है ना, मतलब पार्टिकल या वेव, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर वो कंप्लीट कर लेंगे, तब ये इक्वेशन आएगा। तब मैं फिर से बताऊंगा कि ये पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बताई, अभी किसने इससे आगे ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब कैलकुलेट नहीं किया, वो नहीं जानते हैं, लेकिन इस इक्वेशन से ऐसा बता सकते हैं कि
अभी भी क्या हम सपोज मान लो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज कर ली, लेकिन अब तक उतनी स्पीड नहीं मिली कि जो स्पीड लाइट स्पीड तक हो सके। हाँ अप्रोक्सीमेट है, वहां तक है ऐसा बताए। LHC में भी जो पार्टिकल मोशन करवाते हैं, लाइट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन से भी लाइट पार्टिकल को जब मोशन कराया गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी को लोग मेजर करते तो नियरेस्ट टू लाइट वेलोसिटी इतना ही बोलते। लाइट से 2 टाइम्स ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा ऐसा कभी नहीं बताते। मतलब वो कैलकुलेशन अभी भी इतना एग्जैक्ट या प्रॉपर थियोरी में कहीं यूज नहीं किया गया। क्लियर? इसलिए होगा नहीं होगा ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन अभी साइंस के हिसाब से तो कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि चलो इसकी स्पीड लाइट से ज्यादा है, ऐसी कैलकुलेशन नहीं दी गई। ओके, और इसलिए मैं नहीं बता सकता कि इससे ज्यादा होगी। पॉसिबल है भी, इसमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी तो जो रिसर्च है उससे तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये, इसको कैलकुलेट कैसे करें? ऐसी कोई डिवाइस जिससे हम इसको बता सकते हैं कि इससे ज्यादा स्पीड है। लाइट की स्पीड मेजर करना 3 × 10⁸, वो भी अभी एक प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। क्योंकि मेन चीज तो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पॉसिबिलिटी है कि उसकी स्पीड लाइट की स्पीड, अभी जो ये लोग रडार में यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी है क्या? वही तो है कि हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ी थी 11th में। तो सपोज किसी भी आपको उसको ट्रेस करना है कि ये प्लेन कौन सा है या मिसाइल्स कौन सी है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा, इसके साथ कोलाइड होने के बाद वापस आएगा, लेकिन स्पीड इसकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कब गया कब वापस है वो पता ही नहीं चलने वाला, गया मतलब वापस आ गया ऐसा समझो। लेकिन जो मिसाइल अपने और आती है तो उसके साथ कोलाइड होने के बाद जब वापस आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और ये चीज अपने से दूर जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। वहां डॉपलर इफेक्ट वाली थ्योरी यूज की है, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, कितनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, उससे वो लोग पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन वो स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्लियर, फ्रीक्वेंसी से होता है। वहां लाइट की स्पीड वो सिर्फ ट्रांसमिट जाने के लिए और वापस आने के लिए, लेकिन सब उसके पास कोलाइड होने के बाद स्पीड इंक्रीज हुई। ऐसी सब ऑब्जर्वेशन अब तक वो साइंस में नहीं पढ़ी गई, और मेरे ख्याल से उसके लिए एक ही रेफरेंस पॉइंट है, वो आइंस्टाइन वाली इक्वेशन। ओके, स्टेडी मास करके लिखा जाता है। वो इक्वेशन आएगा तो फिर से बताएंगे, इससे हम बता सकते हैं कि ज्यादा चेंज नहीं होता। अभी तो ये कांस्टेंट वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इससे तो ये पूरी यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। सी की वैल्यू हम एग्जैक्टली जानते हैं, और इसलिए बाकी सब इंफॉर्मेशन इजीली दे सकते हैं। कि सपोज यहाँ से सन, यहाँ से किसी प्लेनेट को ऑब्जर्व किया तो सन से प्लेनेट की ऑब्जर्वेशन कैसे दिखती होगी वो भी मिलता है, वो यही है। ओके, किसी एक को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो, अपने आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी वो लोग चेंज नहीं बताएंगे, इतना एग्जैक्टली आपको सब कुछ लिख के देगा। अभी वो वॉइजर वाली फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बहुत एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कब उसने जो मतलब सन के अराउंड जो जितने भी प्लैनेट्स है, ओके, उससे दूर के वो वॉइजर लेफ्ट किया गया था। तो उन लोगों ने बताया कि जो 9 टोटल प्लैनेट्स वाली जो ग्रुप है उसकी पूरी लिमिट्स क्रॉस करने के बाद जो बाहर निकलने वाला था, तो उसको वहां चेंज, मतलब उसको थोड़ा बहुत ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कैमरे उसको आगे की ओर है, उसको उसने लेफ्ट मतलब ऐसे टर्न करवाया और इधर वाली फोटोग्राफ्स लिए। इधर वाली जब फोटोग्राफ्स ली तब एक सिंगल डॉट पे अर्थ दिखता है। अब वो कितने किलोमीटर दिख जाए तो पता ही नहीं। सभी प्लैनेट्स को क्रॉस करने के बाद अब वो बाहर निकलने वाला है सोलर सिस्टम से बाहर। सोलर सिस्टम की एंड पे जब गया था, लगा कि अभी एंड है, तो वहां उसको ऐसे रोटेट करने के बाद इधर वाली फोटोग्राफ्स ली थी। कितने सालों से चल ही रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ ऐसी मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल्स है जो हमको कुछ ना कुछ ज्यादा ज्यादा देगी। वो कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, क्योंकि सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको भेजा गया है। ओके, तो कहाँ तक जाएगा, जब तक जाएगा जाने देना है, जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वो लेना है। ओके, तो इससे बहुत सारी चीज पता चलती है। अब समझो कि ऊपर कितने प्लैनेट्स होंगे, कितनी किलोमीटर वो पास करेंगे, या सन सॉरी लाइट ईयर कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ तक पहुंचे किसको पता, क्योंकि अर्थ से उसको लेफ्ट किया गया है। ओके, और लास्ट सोलर सिस्टम में लास्ट प्लैनेट को क्रॉस करके वो निकला है।
इतना तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब समझो कि इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो अर्थ और मून के बीच का अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं। तो ये नंबर ऑफ ऐसी चीज है ओके कि जो सनलाइट के तौर पे कैलकुलेट की जाती है। ये वेलोसिटी फिक्स है, उसके साथ कंपेयर करने के बाद बहुत सारी डायमेंशन पैरामीटर स्पेस में कैलकुलेट की जाती है। तो जितनी जितनी चीज हमको परफेक्शन से मिली है ना, उसका यूज करने से ये इसमें है सनलाइट एक कांस्टेंट वैल्यू बताई जाती है। क्लियर? ऐसा हो भी सकता है कि सपोज देखिए अर्थ के सरफेस पे जितना एक्सपेंड हुए कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि वो पार्टिकल से ज्यादा स्पीड में गया, कम है, ज्यादा नहीं बता सकते, ज्यादा अब तक इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं मिलता। ओके, कैरेक्टरिस्टिक जो उन लोगों ने दी है कैरेक्टरिस्टिक, उस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर फर्स्ट जो लिख के दिया वो यही डायग्राम है। और इस डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम के अंदर उसने एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई पे मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन, ये वाई एक्स और ये जेड। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ करके दिया और बाद में यह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करके दिया। तो परपेंडिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे और एक साथ क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, दोनों इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, मतलब वो ऑसिलेट होता है और एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी रहते हैं। ओके, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन ऐसा बताया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन इस तरह से उसको बताया जाता है। ये प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं बताया, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में था। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट वाली जो प्रैक्टिकल है इसमें बताया जाता है। हर्ट्ज ने क्या किया था कि एक स्पार्क गैप रखी थी, जो अरेंजमेंट उन्होंने की थी उस अरेंजमेंट के हिसाब से जब स्पार्क होता है यहाँ अपने आप स्पार्क होता है, मतलब रेजोनेंस के फिनोमिना से स्पार्क, बाहर आवाज आती है तो घर में आवाज आती है जो कुछ वाइब्रेट होता है, उस टाइप की अरेंजमेंट करने के बाद उन्होंने ओके एक स्पार्क गैप के अंदर वो स्पार्क क्रिएट किया। और स्पार्क क्रिएट हुआ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से हुआ, बाद उस चार्ज को आगे एक्सटेंड किया। अब समझो कि जब ये चार्ज आगे जा रहा है, जिससे पास हो रहा है एक पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट नेगेटिव है, पॉजिटिव से फोर्स लगेगा, नेगेटिव से भी फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। उन लोगों ने क्या बताया कैसे दो रॉड होते हैं, दो रॉड के ऊपर दो स्फीयर होते हैं। ओके, जब ये दोनों स्फीयर नजदीक आएंगे, मतलब यहाँ समझे पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, जब दोनों साथ में तो स्पार्क हुआ, स्पार्क हो तो यहाँ एक स्पार्क गैप है जहां मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो यहाँ स्पार्क होने से रेजोनेंस से यहाँ भी स्पार्क हो। अब इसके ऊपर अब जैसे दोनों ऐसे दूर की ओर जाएंगे, नेगेटिव से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, पॉजिटिव से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये फोर्स के साथ आप फोर्स की फॉर्मूला तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो के Q बाय R स्क्वायर। तो इसको फोर्स भी बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते हैं। सपोज मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से बताई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बताते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जैसे जैसे चार्ज आगे जाएगा तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, बाद में स्लोली डिक्रीज होगी। ओके, और स्लोली डिक्रीज हुई तब तक ये इधर जाएंगे, बाद में वापस आएंगे। तो उसने बताया कि जैसे जाएंगे वापस आएंगे, ओके, तो वापस आएंगे तो फिर से प्रोसीजर स्टार्ट होगी, मतलब इस टाइप की वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। समझो, स्पार्क हुआ, स्पार्क होने के बाद दोनों की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो जो ऊपर की वेव था वो वेव डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की अरेंजमेंट करने के बाद हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था, और इसके डायग्राम में बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों को परपेंडिकुलर, तो वेव ऑफ प्रोपगेशन की डायरेक्शन आपको मिलेगी। ओके, फर्स्ट में हम लोगों ने इससे एक फार्मूला लिख के दी, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, सो नाउ Ex इक्वल टू E0, Ex इज इक्वल टू क्या लिखा E0 sin kx माइनस ओमेगा टी, sin kx माइनस ओमेगा टी, ऐसी कोई इक्वेशन 11th में पढ़ी थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस, सो नाउ B0
साइन kx माइनस ओमेगा टी। ओके, x की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ z, क्यों? वेव की प्रोपोगेशन z एक्सिस पे हो रही है। ये एक ऐसी इक्वेशन है, सपोज z एक्सिस के ऊपर आपने किसी डिस्टेंस को डिसाइड किया, यहाँ एक पार्टिकल है, इस डिस्टेंस को z की जगह रख दो, जो टाइम पे आपको उसकी वाइब्रेशन तो t लिख दो, तो जिस डिस्टेंस और टाइम आपको बताया उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी। सिमिलरली वो z और t यहाँ रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी मिलेगी। ये दोनों ऐसे इक्वेशन है कि डिस्टेंस और टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देगी। E0 B0 is the amplitude of electric field and magnetic field. E0 and B0 amplitude of electric field and magnetic field. मैं किसने स्टार्ट किया? ओके, तो ये दोनों से, हाँ ये मैंने आपको क्वेश्चन, ये कौन सी इक्वेशन है? 11th में आपने इसकी कोई इक्वेशन पढ़ी थी? ऐसा कुछ नहीं था। SHM. नहीं, सिंपल हार्मोनिक y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस या प्लस फाई। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वाली। Superposition of 2 SHM. नहीं, सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कौन सी वेव नहीं पता, वेव के अंदर आएगा, ऑसिलेशन में नहीं होगा, वेव में होगा। प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव करके लिखा था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx। यहाँ उन्होंने इसको चेंज किया है, ओके, इसको आगे पीछे लिखा है, लेकिन ये y इज इक्वल टू a मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब ये एम्पलीट्यूड होगा, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t, जो भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं। ये प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की जो इक्वेशन थी उससे बनाया गया है, उससे लोगों ने बताया। एक चीज और भी है कि सपोज वेक्टर फॉर्मेट में E इज इक्वल टू xi, इसके साथ i कैरेट लिख दो, चलो यहाँ लिख देते i कैरेट, ये वेक्टर, यहाँ भी कैरेट लिख दो, वेक्टर फॉर्मेट हो गया। क्लियर, पता चल गया? ओके, चलो इसके अंदर z तो पता चल गया, डिस्टेंस था, t मतलब टाइमिंग थी, k क्या है? k और ओमेगा, ओमेगा मतलब ये दो फिजिकल एंगुलर क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा? आता वेव मग फटाकडा पडेल माइक ની અંદર, माइक असे कनेक्शन लूज लागे છે, हैं? चलो कान में से निकल गई है। आवाज वो आता रहो, माइक चालू करे એટલે। ओके, के ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी दोनों चलेगा, 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी, पर के वेव वेक्टर इसको 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको 2 पाई अपॉन लैम्डा, रेडियन पर मीटर, रेडियन पर सेकेंड, m0 l0 t minus 1, m0 l0 sorry m0 l minus 1 t0, इस तरह से रहेगा दोनों की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। वेव वेक्टर बता, मतलब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर इसके लिए? और बाद में सपोज हम ये दोनों के लिए उन लोगों ने लिखा है, यहाँ एक कैलकुलेशन भी लिख के दी है, ओके। उन्होंने क्या बताया कि सपोज हम डिस्टेंस अपन टाइम लिखेंगे तो उसको वेलोसिटी बताएंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करने का टाइम कितना लगेगा, पीरियोडिक टाइम जितना, ओके चलो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से डिवाइड करो, मतलब इनटू 2 पाई, 2 पाई
तो 2 पाई अपॉन टी लेमडा अपॉन 2 पाई ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो ये तो फॉर्मूला हो गई, सी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ओके, और इससे भी फॉर्मूला तो बता सकते थे। देखो मैंने पहले क्या लिखा था, सी इक्वल टू लेमडा अपॉन टी, सो लेमडा इंटू एफ, सी इक्वल टू एफ लेमडा भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। सी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, और इन लोगों ने सेकंड के अंदर, मेरे ख्याल से सेकंड के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन दी ना सभी सेकंड के अंदर है, और थर्ड तक कंप्लीट कर देते, थर्ड से आगे नहीं लेंगे आज। थर्ड में उन लोगों ने लिखा है कि E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू सी, दोनों की जो एम्पलीट्यूड्स की रेशियो सी जितनी होगी। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट थर्ड से स्टार्ट करना है, चार ऐसे स्टेट, 4 या 6 स्टेटमेंट ऐसे डिसाइड करने जो याद रखना है। तो इसमें सबसे अच्छा थर्ड है, क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू सी, ये दोनों के रेशियो फाइंड करने सी मिलेगा। 3 कैरेक्टरिस्टिक तक हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखना है और 3 कैरेक्टरिस्टिक तक लिख के होमवर्क में सबमिट करना है। ओके, फ्राइडे जब पीरियड होगी तब मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो जाएगी, टोटल कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और बाद में जो बाइफर्केशन दिया डिफरेंट टाइप ऑफ वेव, मतलब वैकेशन से पहले चैप्टर नंबर 8 की थियरी कंप्लीट कर लेंगे, और वही है चैप्टर नंबर 8 के अंदर एमसीक्यू 3 और 2 मार्क्स सिंगल क्वेश्चन, इससे ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना है। चलो मीटिंग एंड करेंगे।